गुड मॉर्निंग बच्चों। GDPM BVS स्कूल के यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 7 का हमारे अतीत भाग फर्स्ट का सेकंड लेसन हमारा चल रहा था और उसके कुछ क्वेश्चन आंसर थे वो हो गए थे और कुछ क्वेश्चन आंसर हमारे बाकी रह गए थे, वो आज हम इस वीडियो में करेंगे। सेकेंड लेसन का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ये लेसन का नाम था और इसके क्वेश्चन आंसर हमें करने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो देखो, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरह क्यों आकर्षित हो रही थी। इसमें पूछा है कि जो यूरोप की जो व्यापारिक कंपनी थी वो हमारे भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी। तो इसका आंसर नोट करो, आप लोग साथ साथ में नोट करते रहना। देखो बच्चों, इसका आंसर नोट करते रहना साथ साथ। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ आकर्षित भारत की तरफ आकर्षित होने के निम्न कारण थे। आकर्षित होने के निम्न कारण थे। क्या क्या कारण थे वो देखो। पहला था यूरोप के बाजारों में भारत में बने बारीक सूती कपड़ा और रेशम की जबरदस्त मांग थी। दूसरा पॉइंट देखो, इनके अलावा वहाँ काली मिर्च, लौंग, इलायची, और दालचीनी की मांग थी। अगला पॉइंट देखो, यहां से सस्ते कीमतों पर वस्तुएं खरीदकर उसे
महंगे दामों पर बेच देते थे, जिससे उन्हें अधिक मुनाफा होता था। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? तो इसका आंसर लिखो। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ आकर्षित होने के निम्न कारण थे। पहला था, यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। यानी यूरोप के जो बाजार थे उसमें भारत में जो बारीक, एकदम बारीक, जो महीन, जो सूती कपड़े बनते थे और जो रेशम था जो सिर्फ हमारे भारत में ही था, उसकी वहाँ पर बड़ी क्या थी, जबरदस्त मांग थी यूरोप के बाजारों में। दूसरा पॉइंट देखो, कपड़ा तो था ही, इसके अलावा कुछ और भी ऐसी चीजें थी, जैसे इनके अलावा वहाँ काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी मांग थी। तीसरा, यहाँ से सस्ते कीमतों पर वस्तुएं खरीदकर उसे महंगे दामों पर बेच देते थे, जिससे उन्हें अधिक मुनाफा होता था। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, इसको उतार लेना अपनी कॉपी के अंदर। अब आके देखो दूसरा क्वेश्चन। देखो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या है, बंगाल के नवाबों, कहाँ के, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद था? कैसी कौन सी दो बातें थी जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों में क्या था, विवाद था, यानी झगड़ा था, किस बात को लेकर? तो इसका आंसर लिखो आप लोग। बंगाल के नवाबों ने कंपनी को रियायत देने से मना कर दिया था। रियासत देने से मना कर दिया था। पहला पॉइंट है। दूसरा देखो, व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी ने नजराने मांगते थे। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगते थे। तीसरा पॉइंट देखो, उनसे सिक्के डालने का अधिकार भी छीन लिया था। उनसे सिक्के डालने का अधिकार भी छीन लिया।
अगला पॉइंट देखो, उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। अगला पॉइंट देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद था? ऐसी कौन सी बातें थी जिसके कारण बंगाल के नवाब और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनमें झगड़े होते रहते थे, विवाद होते रहते थे? तो आंसर देखो, इसका पहला पॉइंट है, बंगाल के नवाबों ने कंपनी को रियासत देने से मना कर दिया था। यानी जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने कंपनी को अपने ऊपर कब्जा करने या अपने जो नवाबों की जो रियासत थी उसको देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। इस कारण से इन दोनों में झगड़े चलते थे, विवाद होते थे। दूसरा देखो, व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगते थे। यानी ये लोग क्या करते थे कि हमारे भारत में अगर आप लोग व्यापार का अधिकार रखते हो, हम अगर आपके साथ व्यापार करते हैं तो तुम लोगों को कंपनी को क्या देने पड़ेंगे, नजराने देने पड़ेंगे, यानी भेंट देनी पड़ेगी। फिर तीसरा पॉइंट देखो, उनसे सिक्के डालने का अधिकार भी छीन लिया। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे उन्होंने नवाबों से सिक्के डालने का, पहले क्या होते थे, सिक्के आते थे और वो सिक्कों की कंपनियां होती थी और सिक्के बनाए जाते थे। जैसे आज के हमारे समय में क्या है, कागज के जैसे नोट होते हैं, उस समय सिक्के होते थे। तो वो सिक्के डालने के जो अधिकार था वो इनसे नवाबों से छीन लिया था। अगला देखो, उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। और जो अंग्रेज थे उन्होंने नवाबों की जो किलेबंदी थी वो बढ़ाने से क्या कर दिया, रोक लगा दी उस पर। ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी और जो भारत में सामान लाने और ले जाने के लिए जो उनको टैक्स चुकाना पड़ता था वो उन्होंने मना कर दिया था। किसने, अंग्रेजों ने मना कर दिया था कि हम तो ऐसे सीधे व्यापार करेंगे, टैक्स नहीं देंगे। और नवाबों को ज़्यादा कमाई कहाँ से होती थी, टैक्स से ही कमाई होती थी। तो टैक्स के मना करने पर इन दोनों में, किसमें, बंगाल के नवाबों में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच क्या चलता रहता था, विवाद चलता रहता था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा पहुंचा? यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको जब दीवानी मिल गई तो वो किस तरह से उनको फायदा पहुंचा? तो देखो इसका आंसर, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को निम्न तरह से फायदा हुआ।
पहला पॉइंट देखो, कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियासतें हासिल करने लगी। पहले से मौजूद अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लगे हुए थे। अगला पॉइंट देखो, दीवानी मिलने से कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। देखो, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा पहुंचा। दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को निम्न तरह से फायदा हुआ। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने लगी। पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने में लगे हुए थे। दीवानी मिलने से कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। यानी बंगाल में कई तरह के विशाल राजस्व संसाधन थे, तो इन सब का इनको क्या मिल गया, नियंत्रण उन पे मिल गया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्या क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो अंग्रेज थे, वो टीपू सुल्तान को अपना खतरा क्यों मानते थे। तो देखो, क्यों मानते थे, पहला पॉइंट लिखो इसका, टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च,
और इलायची का निर्यात रोक दिया। क्या रोक दिया? निर्यात रोक दिया। दूसरा पॉइंट देखो, टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से अधिक संबंध से व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए। घनिष्ठ संबंध विकसित कर लिए। उनकी मदद से अपनी टीपू सुल्तान था, उसने भारत में रहने वाले जो फ्रांसीसी थे उनसे घनिष्ठ संबंध कर लिए थे और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर लिया। अगला पॉइंट देखो, टीपू सुल्तान से स्थानीय सौदागर, स्थानीय कौन होता है? जो वहां पे रहते हैं, और सौदागर कौन है? जो सामान बेचते और खरीदते हैं। सौदागरों से भी कंपनी के साथ कारोबार करने से क्या कर दिया? रोक दिया। करने से रोक दिया था। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी और जो टीपू सुल्तान को अपना खतरा क्यों मानती थी, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो टीपू सुल्तान को अपना खतरा मानती थी। क्यों मानती थी? कि टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों, बंदरगाह क्या होता है? जो सामान ले जाते हैं, पानी के जो किनारे जहाज जहाँ खड़ी होती है, जहाज जो सामान लेके जाती है वो होती है बंदरगाह, जहाँ से सामान उतारते हैं और वहीं से लेके जहाज जहाँ समुद्र के किनारे लेके जाती है, वहां से बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक दिया। निर्यात क्या होता है? भेजना, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजना, दूसरे देश को सामान भेजना, तो उस पर इसने रोक लगा दी थी। किसने? टीपू सुल्तान ने। दूसरा देखो, टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित कर लिए। और टीपू सुल्तान ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो अंग्रेजों की थी, उससे तो क्या किया? निर्यात रोक दिया।
और जो फ्रांसीसी व्यापारी थे, जैसे अंग्रेज थे वैसे फ्रांस से आए हुए व्यापारी थे, उनसे उसने घनिष्ठ संबंध विकसित कर लिए और उनकी मदद से अपनी सेना का क्या कर दिया, आधुनिकीकरण कर दिया। यानी जो पुराने हथियार थे उनकी जगह नए हथियार ले लिए और बहुत सी ऐसी आधुनिक चीजें थी जो अपनी सेना में उसने शामिल कर ली थी। अगला पॉइंट देखो, टीपू सुल्तान से स्थानीय सौदागर, स्थानीय कौन हो गए, जो वहां उसी जगह रहते थे। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, मैसूर का शासक था। और जो वहां स्थानीय यानी मैसूर के जो सौदागर थे यानी जो व्यापारी थे, उसने भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया और उन लोगों को, किसको, जो स्थानीय सौदागर थे उनको भी कंपनी के साथ कारोबार करने के लिए क्या कर दिया, मना कर दिया। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या था कि ये अपने टीपू सुल्तान को क्या मानती थी, खतरा मानती थी। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो बच्चों अगला सवाल है, सब्सिडियरी अलायंस यानी सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या करें। यानी जो सहायक संधि थी वो क्या थी, ये इसमें पूछा है। तो इसका आंसर देखो, जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी, कौन से बंदोबस्त को, सब्सिडियरी अलायंस यानी सहायक संधि, इसको जो मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं मिलता था। यानी जो सहायक संधि को अपना लेती थी उसको क्या करना पड़ता था, उसको अपनी स्वतंत्र सेनाएं नहीं रखनी पड़ती थी। क्यों, क्योंकि उसकी सेना पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता था। फिर देखो, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रख रखाव के लिए कंपनी को पैसा देते थे। इसके बदले में क्या होता था कि जो कंपनी थी वो उसकी सुरक्षा लेती थी और जो सहायक सेना होती थी उसके रख रखाव की जिम्मेदारी किसके पास होती थी, कंपनी के पास होती थी। कंपनी ही उस सेना की देखरेख करता था, उसका सारा खर्चा कंपनी उठाती थी और उसका सारे खर्चे का पैसा कौन देता था, कंपनी ही देती थी। अगर भारतीय शासक रकम देने से चूक जाते तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। और सहायक संधि की क्या शर्त थी, एक कि अगर भारतीय शासक थे वो रकम देने, रकम क्या होती है, जो खर्चा देते थे, जो पैसा देते थे, अगर उससे एक दिन आगे पीछे या कोई भी चूक हो जाती थी तो उस जुर्माने के तौर पर जो अंग्रेज थे वो उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में कर लेती थी। कौन सा इलाका, जो भारतीय शासक का जो इलाका था वो कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। ठीक है, समझ में आ गया। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं मिलता था, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रख रखाव के लिए कंपनी को पैसा देते थे। अगर भारतीय शासक रकम देने से चूक जाते तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। अब देखो अगला 9वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 9, कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था। किस तरह से अलग था कंपनी का शासन भारतीय राजाओं से। तो देखो 1772 से जिले में दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों की स्थापना की गई। यानी पहले जो भारतीय राजा थे वे खुद ही न्याय करते थे, लेकिन 1772 में कंपनी जब आई तो इसने जिले के अंदर दीवानी और फौजदारी न्यायालय की स्थापना की। यानी अलग अलग न्यायालयों की स्थापना की थी इन्होंने। फिर 1773 में देखो इन्होंने एक एक्ट बनाया था, उसका नाम था रेगुलेटरी एक्ट, और इसके द्वारा इन्होंने कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यानी अंग्रेजों ने 1773 में कोलकाता के अंदर एक रेगुलेटरी एक्ट था, उसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। अभी सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे है, हमारा दिल्ली के अंदर है। अगला देखो, नई प्रशासनिक इकाइयां बनाई और गवर्नर
जिसका मुखिया बनाया गया। यानी पहले ये प्रशासनिक इकाइयां नहीं होती थी, अंग्रेजों ने नए नए अलग अलग प्रशासनिक इकाइयां बनाई और उनका जो मुखिया होता था वो क्या कहलाता था? गवर्नर कहलाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया आप लोगों के। अब आगे अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन देखो, कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलाव का वर्णन कीजिए। यानी जो कंपनी की सेना थी उसमें क्या क्या नए बदलाव आए उसके बारे में हमें इसमें बताना है। तो इसका आंसर लिखो आप लोग। कंपनी ने पैदल एवं सवार सिपाहियों, कंपनी ने पैदल और सवार सिपाहियों की जगह पेशेवर सैनिकों की बहाली की। पेशेवर सैनिकों की बहाली की। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, नई युद्ध तकनीक द्वारा, नई युद्ध तकनीक द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण दिया गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला पॉइंट, कंपनी ने अपने तोपखानों को, कंपनी ने अपने तोपखानों को, कंपनी ने अपनी तोपखानों को क्या बना दिया? अत्याधुनिक बना दिया। देखो, कंपनी की सेना में क्या क्या बदलाव हुए। कंपनी ने पैदल और सवार सिपाहियों की जगह पेशेवर सैनिकों की बहाली की। यानी जो पैदल सैनिक थे या सवार सैनिक थे उनकी जगह जो हमेशा से जो कार्य करते रहे हैं उनको उसकी जगह लगा दिया। अगला देखो, नई युद्ध तकनीक द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। यानी नई युद्ध तकनीकी उसमें लगाई गई। कंपनी ने अपने तोपखाने को अत्याधुनिक किया। यानी जो तोपखाना था उसका रूप बदलकर उसको आधुनिक कर दिया गया। ठीक है बच्चों, हमारा सेकेंड लेसन आज कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। ये लोग अपनी नोटबुक में आप लोग कर लेना और आप लोग अपने घर पे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे।